everyone, I am Bhavna from Faculty of Law B. So इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ये काफ़ी LLB सेमेस्टर में भी आता है और काफ़ी एग्जाम्स में भी आता है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 में आया था और इसकी डेट भी मैंने लिख दी है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमें एक वर्ड यानी एग्रीमेंट, जिसका मतलब समझना है कि एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। पर एग्रीमेंट जो है वो क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि कोई भी प्रॉमिस जो आप किसी से करते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से बोला कि कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, तो ये क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस वो क्या है? जो क्या करता है? जिसमें दोनों की कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक्स ने वाई से बोला कि कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। वाई ने क्या बोला? हाँ ठीक है। वाई ने क्या बोला? इसके ऑफर का यानी इसकी बात का जवाब दिया। तो वो जो भी बोलेगा अगर वो हाँ में है वो क्या होगी? कंसिडरेशन। बट कंसिडरेशन किस चीज के लिए होनी चाहिए? जिस चीज के बारे में वो बोल रहा है उसी के रिगार्डिंग होनी चाहिए कंसिडरेशन। मान लीजिए एक्स ने बोला कि कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, लेकिन वाई ने बोला कि कल से हम दोनों साथ में कॉलेज नहीं, मूवी जाएंगे, कहीं हो जाएंगे। ये ऐसे कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन सेम चीज के लिए, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होगा कि कोई भी जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो अब एग्रीमेंट के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरे समझने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने बताया एवरी प्रॉमिस वो क्या है? एग्रीमेंट है। हर तरह का जो प्रॉमिस है वो एग्रीमेंट है। अब प्रॉमिस क्या होता है? कोई भी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं तुझे अपनी स्कूटी बेचना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला हाँ ठीक है मैं खरीदूंगी, लेकिन और मैंने फिर ये क्या हो गया कि मैंने उसको एक प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उससे बोला मैं तुझे 25,000 में अपनी स्कूटी बेचूंगी, उससे बोला ठीक है 25,000 में तेरी स्कूटी खरीदूंगी। तो यहाँ पे दोनों की कंसिडरेशन जो है वो सेम चीज के लिए है। और यहाँ पर जो मैंने उसको प्रपोजल दिया था, मैंने उसे बोला कि मैं 25,000 तो प्रॉमिस, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं 25,000 में अपनी स्कूटी तुझे बेचना चाहती हूँ, तो उसने बोला ठीक है मैं 25,000 में तेरी स्कूटी ले लूंगी। मैंने उसको जो बोला, अपनी स्कूटी का ऑफर दिया, वो एक प्रपोजल है। तो जब उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया? वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है, तो अभी जो प्रॉमिस बन गया तो वो प्रॉमिस क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये चीज तो हो गई, प्रॉमिस तो क्लियर। अब प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल होता है कोई भी ऑफर। मान लीजिए किसी ने किसी को कोई भी ऑफर दिया, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये बुक तुम 10 रुपए में ले लो या ये बुक तुम रख लो। तो ये जो चीज होती है ये ऑफर होती है। और ऑफर के बाद हमें कंसिडरेशन हम कोई भी पेमेंट या कोई भी अमाउंट जो हम इसके प्रॉमिस के रिप्लाई में देते हैं वो कंसिडरेशन होता है। तो अब कोई भी जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना बन ही नहीं सकता। तो एग्रीमेंट जो है वो कंसिडरेशन के बाद बनेगा। कंसिडरेशन हमने समझ ली। तो अब एग्रीमेंट पूरा हुआ। एग्रीमेंट को कैसे समझेंगे? ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस। अगर आपने ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टेंस दे दी यानी कंसिडरेशन हो गई, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एग्रीमेंट में क्या चीज होती है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाती है? सो ऑफर और एक्सेप्टेंस ये मिलके एग्रीमेंट बने। अब एग्रीमेंट को कौन सी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं
वो है लीगल ऑब्लिगेशंस। तो लीगल ऑब्लिगेशंस क्या करते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट है, अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स ने वाई से साथ में कॉलेज जाने को बोला, यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10, इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं वो ये बताती है कि किस तरह से एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो इसमें है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों, अगर हम लीगल इन्फोर्सिबल बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल को देखा, ऐसे ही जैसे अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें इस एनिवर्सरी पर एक गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा, और अगर हस्बैंड ने नहीं करी तो वाइफ इसको क्या सूट कर सकती है, वाइफ इसको सूट नहीं कर सकती क्योंकि लीगल इन्फोर्सिबल तो है ही नहीं। लेकिन वही अगर ये केस ऐसा होता कि डिवोर्स के बाद एलिमिनी, या आप देख लीजिए इन्होंने लीगल इन्फोर्सिबल किया होता कि इन्होंने अपने एग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता, तो यहाँ पे ये सू कर सकते थे। ये एग्जाम्पल अभी हमें इन एलिमेंट्स को करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या कहता है ये देखते हैं। सबसे पहले कि कॉम्पिटेंट पार्टी जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाएगा, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाने के लिए उसमें कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज यानी कि अब कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि कोई भी एक पर्सन अपने खुद के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 पर्सन्स एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि 1 महीने का बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज कैसे होनी चाहिए कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए, मेजर यानी 18 इयर्स होना चाहिए, और इसके बाद ये प्रॉपर्टी के से रिलेटेड चीजों में 21 भी है, बट बेसिकली ये मेजर होना, इट मीन्स 18 इयर्स मिनिमम होने चाहिए, और साउंड माइंड। ऐसा नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसको लेकर हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे वॉइडेबल चीजों को, कि अगर एक अनसाउंड माइंड पर्सन है या एक माइनर पर्सन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको किस तरह से देखा जाएगा। तो लेकिन अभी हमें ये समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो है कॉम्पिटेंट पार्टी, और कॉम्पिटेंट पार्टी में इसमें एज दी गई है, यानी कि वो पार्टी जो है 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि वो साउंड माइंड होनी चाहिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट के जितने टर्म्स कंडीशन है, उसके प्रॉफिट और लॉस सबको समझने के लायक होने चाहिए। मान लीजिए कि एक एक्स ने वाई सिंगर है, इसके साथ एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि जो वाई है वो क्या है, उसको एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी कभी तो चीजों को समझ सकती है, लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाती है, अनकॉन्शियस रहती है, चीजों को समझ नहीं सकती। तो जरूरी ये है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हो रहा हो, ये साउंड माइंड होने चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की चीजों को, टर्म कंडीशंस को, ऑब्जेक्ट को समझने के लायक होने चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एज और साउंड माइंड, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। फ्री कंसेंट। तो अब जैसे कि एक्स ने बोला कि मैं तुझे अपनी कार
50,000 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लेकिन ये जो वाई है, वाई इसको हाँ या ना, जो उसको कंसेंट अपनी देगा वो फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किसी के दबाव में आके बोले कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूंगा या मैं नहीं खरीदूंगा। जो कंसेंट यानी कि अपनी इच्छा जताना कि वो उसे खरीदना चाहता है वो एकदम फ्री होनी चाहिए। फ्री, तो इसमें 5 चीजें हैं। फ्री कंसेंट, ये 5 चीजें सेमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन भी आता है काफी। तो फ्री कंसेंट में 5 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अभी फ्री कंसेंट में अगर 5 चीजें हैं, 5 चीजें अगर फ्री कंसेंट में जुड़ जाएंगी तो कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो एक तरह से वॉइड हो जाएगा। सबसे पहले है क्योर्शन। क्योर्शन यानी कि अगर कोई भी पर्सन है वो इस तरह का एक्ट कर रहा है, इस तरह के एक्ट से परमिशन ले रहा है, कंसेंट ले रहा है, जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड या लॉ में प्रोहिबिट है या अलाउड नहीं है, तो वो क्या होगा, वॉइड। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी किसी पर्सन को गलत तरह से अपने जो है पोजीशन का दिखा के या अपनी पोजीशन की वजह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये वॉइड बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड यानी कि गलत तरह से किसी भी चीज को डिसीव कर लेना। किसी भी तरह से आपने कुछ गलत तरीके से बता के किसी को डिसीव कर लिया, आप गलत तरह से अपना फायदा ले लिया, तो वो जो चीज है वो भी वॉइड होगी। नेक्स्ट फ्री कंसेंट में है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन को समझते हैं हम एक एग्जांपल से कि मान लीजिए एक्स जो है या ए क्या करता है, एक हॉर्स लेने जाता है। ए बी से हॉर्स लेने जाता है और ये जो हॉर्स है ए बी से पूछता है कि क्या ये हॉर्स जो है ये साउंड माइंड है, ये सुन सकता है या समझ सकता है, ये साउंड माइंड पूरी तरीके से सही है या नहीं है। बी क्या बोलता है कि बी ये जानता है कि वो साउंड माइंड नहीं है, बी ये जानता है कि अनसाउंड माइंड है, लेकिन बी से क्या बोलता है कि हाँ ये तो साउंड माइंड है, तुम ले लो इसे। तो ऐसे में ए ने ये सोचा कि ये साउंड माइंड है, बी से खरीद रहा है, बी ने इसे साउंड माइंड बता दिया है, तो यहां पर बी ने ए को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगा। मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक अब डिपेंड करती है पार्टीज पे, ये है वॉइडेबल। मिस्टेक जब बोथ पार्टीज की होती है तो सबसे पहले ये बोथ पार्टीज की होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है मिस्टेक एक पार्टी की होती है तो ये वॉइड होती है। तो फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में अगर ये 4 चीजें हैं, क्योर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जो है वो क्या कर देंगी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देंगी। आने वाली वीडियोस में हम वॉइड, वॉइडेबल इनके ऊपर वीडियोस को लेकर आएंगे कि ये क्या होते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आके कंसिडरेशन दे रहे हो या किसी के डर में आके कंसिडरेशन दे रहे हो या गलत तरह से कंसिडरेशन दे रहे हो। मान लीजिए एक्स ने बोला कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। एक्स ने वाई को बोला कि ये क्या चाहता है, इसका घर खरीदना चाहता है। वाई जो है वो अपना घर बेचना नहीं चाहता है, तो एक्स क्या करता है, इस पर गन पॉइंट कर देता है। गन पॉइंट कर देता है कि तुम कंसीडरेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब जो है एक्स डर जाता है, वाई डर जाता है और फिर वाई क्या करता है, इसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपना घर बेच दूंगा। तो ये जो है जो कंसिडरेशन ऑब्टेन की गई है ये लॉफुल है ही नहीं, कंसिडरेशन मानी ही नहीं जाएगी उसने दी है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कैसे, आप घर इनको लेके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कार को लेके कर सकते हो, लेकिन क्या आप ड्रग्स जैसी चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इलीगल वेपन्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप इन चीजों पे एग्रीमेंट कर सकते हो
लेकिन ये लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगी। मान लीजिए एक्स जो है, एक्स के पास इलीगल वेपन्स थे, एक्स ने वो इलीगल वेपन्स वाई को दिए। अब वाई उन्हें रिटर्न करने से मना कर देता है। वाई कहता है कि मैं तेरे वेपन्स नहीं दूंगा, जो कि इलीगल हैं। तो एक्स जो है वो कोर्ट से हेल्प नहीं ले सकता। तो ये जो है ऑब्जेक्ट पूरी तरह से लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से वॉइड चीजों पर नहीं होना चाहिए, कैसे भी वॉइड नहीं होना चाहिए। सब टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिट ना की गई हो। तो इसमें एक छोटा सा केस है जो माइनर एग्रीमेंट पे बेस है, वो कॉम्पिटेंट पार्टी में है। तो मोहिरी बीवी केस काफी फेमस है। तो मोहिरी बीवी केस जो है ये माइनर के ऊपर है कि इसमें माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के आगे के और भी पार्ट्स को लेकर आएंगे। सो कीप वॉचिंग and please subscribe.